नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल साहित्य मंथन के मंच से मैं डॉक्टर सुमनश्री आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का भाग 5 लेकर आज हम प्रस्तुत हैं, जिसमें आज हम मध्यकालीन आर्य भाषाओं के विषय में उनका विकास क्रम तथा साथ ही पाली प्राकृत अपभ्रंश अवहट से आज इस सत्र के पाली भाषा का विस्तार से चर्चा करेंगे। इस प्रकार पिछले सत्र में हमने जैसे वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत पर विशेष रूप से चर्चा की थी। जैसा कि चैनल का नाम है साहित्य मंथन, उसी के अनुसार आज हम इस भाग 5 में जिस प्रकार समुद्र मंथन से अमृत निकला था, उसी प्रकार हम साहित्य मंथन करके उसमें अमृत के समान मुख्य बिंदुओं को आपकी स्मृति में विस्थापित करेंगे। तो चलिए आज के इस सत्र में मध्यकालीन आर्य भाषाओं में से पाली भाषा के विस्तार से चर्चा करते हैं और उसकी विशेषताओं को जानते हैं। इसके लिए हमने जिन आधार ग्रंथों की यहाँ पर विस्तृत चर्चा की है वे इस प्रकार हैं। सबसे पहला आधार ग्रंथ है हिंदी भाषा का इतिहास, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। दूसरा हिंदी उद्भव विकास और रूप, हरदेव बहारी। तीसरा है हिंदी भाषा की उत्पत्ति, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। और एक और ग्रंथ है जिसका नाम है हिंदी भाषा का इतिहास, जिसके रचनाकार हैं डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा। दोस्तों, पिछले सत्र में हमने हिंदी के वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के विषय में विस्तार से उनकी विशेषताओं के बारे में चर्चा की थी और आज हम मध्यकालीन आर्य भाषाओं के विकास के चरण यानी 3 चरणों में उनको विभाजित किया गया है, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और एक है अवहट, जो इसी का लौकिक रूप है। सबसे पहले हम पाली के विषय में देखते हैं। पाली, जिसको हम प्रथम प्राकृत भी कहते हैं, इसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। नंबर 2 पर है प्राकृत, जिसको हम द्वितीय प्राकृत कहते हैं, इसका समय है 1 ईस्वी से लेकर 500 ईस्वी तक। तीसरी है अपभ्रंश, जिसका समय है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और इसी प्रकार खड़ी बोली और अपभ्रंश के बीच में जिस भाषा का विकास हुआ वो थी अवहट, और इसका समय है 9वीं से 10वीं ईस्वी। अब हमारे मन में यह प्रश्न उठता है कि वैदिक संस्कृत का जो साधारण रूप था वो लौकिक संस्कृत के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत था। फिर ऐसे क्या कारण रहे कि पाली भाषा का विकास हुआ? आज इसी पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की जितनी भी विशेषताएं हमने बताई हैं और आगे पाली, प्राकृत, अपभ्रंश की विशेषताएं बताएंगे, इनको आप अच्छे से कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि आने वाली जो अग्रिम परीक्षाएं हैं, आगामी परीक्षाओं में इन्हीं में से आपके 101% यानी 101% प्रश्नोत्तर बनने के विकल्प हो सकते हैं। अब सर्वप्रथम हम पाली के विषय में विस्तार से इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि पाली भाषा का विकास के कारण क्या रहे। देखिए, सबसे पहले 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का जन्म हुआ, ठीक है। और उसी समय ब्राह्मणों ने क्या किया हुआ था, धर्म की जटिलताएं प्रस्तुत की हुई थी, यानी उनमें कर्म कांडों की प्रबलता थी और समाज में ब्राह्मण संस्कृति के वर्चस्व के विरुद्ध भगवान बुद्ध और महावीर ने इनका विरोध किया तथा धर्म को जनसाधारण के लिए सरल और सुगम बनाने के लिए पाली भाषा का विकास हुआ। और जैसा कि हम सबको पता है कि ये दोनों
ये दोनों क्या थे? क्षत्रिय जाति के थे। और विद्वानों ने इनके जो इस विद्रोह का कारण था, इसको क्षत्रियों का ब्राह्मण वर्चस्व का विद्रोह के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया है, जिसका प्रभाव हमें भाषा पर भी दिखाई देता है। और इन्होंने धर्म को जटिलताओं से हटाकर जन साधारण की भाषा के माध्यम से धर्म का प्रचार करने का निश्चय किया, जिसके लिए हमें पाली भाषा की आवश्यकता पड़ी। इस प्रकार प्राचीन आर्य भाषाओं के बाद मध्यकालीन आर्य भाषा विकास हुआ और इस विकास क्रम को 3 चरणों में विभक्त किया गया है, जिनमें सबसे पहले पाली, प्राकृत और फिर अपभ्रंश। अब इनके समय को अच्छे से याद रखेंगे, क्योंकि समय के ऊपर भी प्रश्न बन जाते हैं। ठीक है। और अवहट का समय है 9वीं से 10वीं ईस्वी, और इसी को अवहट को ही मध्यकालीन और आधुनिक आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा जाता है, क्योंकि मध्यकालीन आर्य भाषाएं इसके बाद समाप्त हो गई और इसके बाद आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म हुआ। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि धर्म को जन साधारण के लिए सरल और सुगम बनाने के लिए पाली भाषा का विकास हुआ और इसी को मध्यकालीन और आर्य भाषाओं के बीच की कड़ी कहा गया है, जिसकी चर्चा हमने कर ली है। अब हम पाली भाषा के विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे कि पाली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, पाली का भाषा के रूप में सबसे पहले प्रयोग कहाँ मिलता है और पाली भाषा की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। पाली सर्वप्रथम लेते हैं हम, जिसका समय है 500 ईस्वी पूर्व से लेकर 1 ईस्वी तक। अब पाली शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? बा धातु से ली प्रत्यय करने से पाली शब्द की उत्पत्ति हुई, और जिसका अर्थ है बुद्ध वचन के तत्वों की रक्षा करने वाली भाषा। यानी महात्मा बुद्ध के जो वचन थे, उन्होंने जो ज्ञान हमें दिया, उनकी रक्षा करने वाली भाषा भी इसे कहा गया है। ये बौद्ध धर्म के ग्रंथ अभिधान दीपिका में इसकी चर्चा की गई है। और एक अन्य तथ्य भी है यहाँ पर कि लंका में 4वीं ईस्वी में पाली के दीप वंश ग्रंथ में पाली बुद्ध के पर्याय के रूप में भी प्रयुक्त हुई है। तो चलिए आगे देखते हैं। अब पाली के अर्थ को समझने के बाद हम पाली शब्द का भाषा के रूप में प्रयोग कब हुआ इसके बारे में जानेंगे। सबसे पहला जो तथ्य है वह है प्रथम प्रयोग 5वीं शताब्दी। कौन सी शताब्दी? 5वीं में आचार्य बुद्ध घोष ने किया था। ये आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे, किसने किया था? आचार्य बुद्ध घोष ने। और प्राचीन संस्कृत से हिंदी भाषा तक के विकास क्रम को समझने के लिए पाली एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत होती है। पाली भाषा के अध्ययन का आधार त्रिपिटक साहित्य और वंश साहित्य है। अब हम जानते हैं कि त्रिपिटक साहित्य में बौद्ध ग्रंथ हैं और वंश साहित्य, जैसा कि हमने पीछे चर्चा की थी कि ये देखिए लंका की 4वीं ईस्वी में दीप वंश ग्रंथ यानी वंश परंपरा के साहित्य के बारे में हमें यहाँ से संकेत मिलते हैं। अब पाली के अर्थ को समझने के बाद पाली भाषा की विशेषताओं पर चर्चा करते हैं। दोस्तों, इनको आप हर विशेषता को आप अच्छे से अपने स्मृति पटल पर केंद्रित रखें, क्योंकि प्रश्नोत्तर इसी में से 101% बनेंगे। जिसमें सबसे पहले पाली की विशेषता है कि री ए ओ विसर्ग श तथा संयुक्त व्यंजनों का अभाव हो गया।
देखिए किसी भी भाषा में, क्योंकि भाषा की विशेषता ही यही है कि कठिनता से वो सरलता की तरफ अग्रसर होती है, इसलिए जो री और ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत में प्रयुक्त होती रही हैं, लेकिन जो जैसे ही पाली में आती हैं तो इनका अभाव हो जाता है, क्योंकि भाषा की विशेषता ही है यादृच्छिकता तथा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होना। एक बार फिर देखते हैं किस किस चीज़ का अभाव हुआ पाली में आकर। सबसे पहले तो री, लरी, ए, ओ और विसर्ग श और श तथा संयुक्त व्यंजनों जो हम यहाँ पढ़ चुके हैं, इन सब का अभाव हो गया पाली में। और दूसरे नंबर पर क्या हुआ, री के स्थान पर। अब देखिए अगर किसी वर्ण का वहाँ पर अभाव होता है तो उसके स्थान पर कुछ अन्य प्रयुक्त यानी उसका सरल रूप हमारे सामने प्रस्तुत होता है। तो री के स्थान पर पाली में किस चीज़ का प्रयोग होने लगा, अ, ई और उ। इसके उदाहरण देखते हैं। जैसे नृत्य, इस री के स्थान पर अ ने ले लिया और ये बन गया नच। तृण, ये री है और इस री को ई ने ले लिया इसका स्थान, यानी री के स्थान पर या तो अ आ जाएगा या ई आ जाएगा या उ आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले उदाहरण में री के अ ने स्थान लिया और यहाँ पर री ने ई का स्थान ले लिया, ई प्रयुक्त हो गया और यहाँ पर री के स्थान पर उ का प्रयोग दिखाई देता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि दूसरी विशेषता क्या थी कि री के स्थान पर, ये याद रखेंगे कि री के स्थान पर अ, ई, उ का प्रयोग हुआ। अगर इनको आप ऐसे याद नहीं होते हैं तो इनके एक एक एग्जाम्पल यानी एक एक उदाहरण आप कंठस्थ कर लें ताकि आपको इनको याद करने में आसानी होगी। तीसरी विशेषता देखते हैं। कहीं कहीं री के रूप में भी री का उच्चारण होने लगा, यानी री के स्थान पर री हो गया। इसका उच्चारण करके देखेंगे, री और री। ठीक है, तो इस री के स्थान पर यहाँ पर कहीं कहीं इसका उच्चारण पाली में आकर री हो गया। और अगली विशेषता देखते हैं। ए के स्थान पर ए और ओ के स्थान पर ओ हो गया। ये देखिए, यहाँ देखिए, ए के स्थान पर ए के स्थान पर ए, क्योंकि हमने पीछे भी पढ़ा था कि संयुक्त वर्णों का पाली में आकर अभाव हो गया और उनके स्थान पर ओ प्रयुक्त होने लगे। इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे शैल, क्या उदाहरण है, शैल, और इसके स्थान पर शैल, यानी इस ए के स्थान पर इस ए का प्रयोग पाली भाषा में होने लगा और ओ के स्थान पर ओ का प्रयोग होने लगा। जैसे चोर, यहाँ पर दो मात्राएं थी, है ना, और यहाँ पर आकर एक मात्रा हो गई। ये देखिए, ये दोनों उदाहरण इनके आप यहाँ देख सकते हैं। और एक बात और मैं बता दूँ कि जैसे हमने पीछे पढ़ा था कि ये देखिए श और श, इस श और इस श का पाली भाषा में अभाव रहा, जिसको हम देख सकते हैं यहाँ पर। इस श के स्थान पर, एक मिनट, इस श के स्थान पर स का प्रयोग होने लगा। ठीक है, और ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर ओ हो गया। ठीक है, इनके उदाहरण भी आप याद रखेंगे। आगे देखते हैं। अए के स्थान पर ए, औ के स्थान पर ओ हो गया।
ठीक है। अ और य इन दोनों के स्थान पर ए हो गया और अ और व इन दोनों के स्थान पर ओ हो गया। उदाहरण देखते हैं, जैसे पालयति, इसमें अ ल के साथ जो अह और य ये बन गया अय, और इसके स्थान पर यहाँ पर पाली में पा यूं का यूं रह गया, ल आ गया और अ और य के स्थान पर ए ने ले लिया, यहाँ पर ए बन गया। ठीक है, और ती यूं का यूं रह गया। ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं, लवण। लवण में क्या है, अव, ल में अह और व, इस अव के स्थान पर ओ हो गया तो बन गया लोण। ठीक है, अ के स्थान पर ए, अव के स्थान पर ओ हो गया, जिसके उदाहरण यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। अगली विशेषता देखते हैं, नंबर 6, अ के साथ प्रयुक्त विसर्ग ओ में परिवर्तित हो गए। देखिए उदाहरण, देवः। ठीक है, व के अंदर क्या था, अ जुड़ा हुआ है और अ को क्या लगे हुए हैं, विसर्ग लगे हुए हैं। ये तो यही बात बोली जा रही है कि अ के साथ प्रयुक्त जो विसर्ग थे उनके स्थान पर ओ हो गया, यानी विसर्ग तो यहाँ से हट गए और ओ ने उसका स्थान ले लिया। और वैदिक संस्कृत में विसर्ग का बहुत महत्व था। ये जो देवः ये वैदिक संस्कृत में प्रयुक्त होता था और पाली में आकर इसका रूप देवो हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। अगली विशेषता है नंबर 7, अन्य स्वरों के स्थान पर प्रयुक्त विसर्गों का लोप हो गया। देखिए, अ के साथ जो विसर्ग थे उनका क्या बन गया, ओ बन गया। लेकिन अ के अलावा भी अन्य जो स्वर थे, जैसे अग्नि, ये है ना, इसमें अ नहीं है, ई के साथ विसर्ग जुड़े हुए हैं, ये ई है। ठीक है, इसके साथ विसर्ग है, तो अन्य जो स्वर थे उनके साथ विसर्ग थे, वहाँ पर उनका लोप हो गया। अग्नि का क्या बन गया, अग्नि, अग्नि ही, और ये अग्नि, धेनु, धेनु। ठीक है, अगली विशेषता देखते हैं, श के स्थान पर स का प्रयोग हुआ। ये तो हमने देखी, पीछे देखा भी था, नंबर 8 की है ये, और ये हमने देखा था यहाँ नंबर 4 में। श के स्थान पर क्या हो गया था, स हो गया था, और यही विशेषता नंबर 8 में भी बताई गई है कि श और श के स्थान पर सिर्फ स का प्रयोग हो गया। पाली में इस श और इस श का प्रयोग नहीं होता, सिर्फ स का प्रयोग होता है। इसका उदाहरण देखिए, नाश्यति, नाश्यति यानी नासेति। अब आप पूछ सकते हैं कि श का तो लोप हो गया, यानी इस श के स्थान पर तो ये आ गया, लेकिन ये ए कहाँ से जुड़ गया, है ना। तो ये अभी हमने पीछे किया था कि अय के स्थान पर, ये देखिए, अय के स्थान पर ए हो जाएगा। ठीक है, और यही यहाँ पर प्रयुक्त हुआ है। श के स्थान पर क्या हो गया, स हो गया, और ये बच गया फिर अय। यहाँ पर श में अह और ये यह, और इन दोनों के स्थान पर हो गया ए। ठीक है, तो बन गया नासेती, यानी पाली भाषा में आकर नाश्यति का क्या हो गया, नासेती। तेषु, यहाँ पर श का लोप होकर इस श के स्थान पर स ने ले लिया, और इसमें अगला है कोश। ठीक है, तो इस श को हटाकर हम ये वाला श पाली में प्रयोग करते हैं। चलिए अगली विशेषता देखते हैं, शब्दांत में हलंत व्यंजन का लोप। देखिए, हलंत व्यंजन का पूर्ण रूप से लोप ही कर दिया, यानी जिस हलंत व्यंजन जो होता था
उस व्यंजन का ही, हलंत का लोप नहीं किया यहाँ पर, उस व्यंजन का ही जिसका हलंत लगा होता था उसका पाली में लोप हो गया। जैसे देखते हैं भगवान, तो यहाँ पर इस न को हलंत लगा हुआ है तो सिर्फ हलंत का लोप नहीं किया इन्होंने, पूरे न को ही हटा दिया यहाँ से और पाली में आकर क्या बन गया, भगवा। ऐसे ही अगला उदाहरण देखते हैं। यावत, इस त को हलंत लगा हुआ था और इस हलंत को न हटाकर पूरे वर्ण को ही यहाँ से यानी व्यंजन को हटा दिया और यहाँ पर बच गया याव। ठीक है, अब हम एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंपल सा है, एक दो बार पढ़ेंगे तो अच्छे से याद हो जाएगा। देखिए, री री और री ए ओ और विसर्ग श और संयुक्त व्यंजनों का अभाव हो गया। इन्हीं का उदाहरण है वो आगे दिए गए हैं। और री के स्थान पर अ ई ऊ ने ले लिया। नृत्य, नृच, तृण, तिण, वृद्ध, बूढ़े। ठीक है, क्योंकि भाषा की विशेषता होती है कि वह कठिन से सरल की ओर अग्रसर होती है। अगली विशेषता थी, कहीं कहीं पर री का उच्चारण है वो री के रूप में होने लगा और ए के स्थान पर ए, ओ के स्थान पर ओ हो गया, शैल और शैल। ठीक है, और इसको पढ़ने से हम अगली जो विशेषता थी उसको भी समझ जाते हैं कि इस श का स्थान इस श ने स ने ले लिया। एक बार इसको बार बार हम 2 बार पढ़ लेंगे तो हमें अच्छे से याद हो जाएंगे। लेकिन इनके जो उदाहरण दिए गए हैं उनको आप याद कर लेते हैं तो आपको अच्छे से हमेशा के लिए याद हो जाएगा। जैसे अ के स्थान पर ए, औ के स्थान पर ओ हो गया, पालयति, पालेति, लवण, लोण। अगली विशेषता है अ के साथ प्रयुक्त विसर्गों का लोप हो गया, देवः, देवो। अगली विशेषता है अन्य स्वरों के साथ प्रयुक्त विसर्गों का भी लोप हो गया। ठीक है, अग्नि ही का विसर्गों का लोप हो गया। आगे देखते हैं। श के स्थान पर श का प्रयोग हो गया, ये हमने 2-3 बार पढ़ चुके हैं इसको अच्छे से। नाश्यति, इस उदाहरण को जब हम करेंगे तो श का प्रयोग इस रूप में हुआ और अ का प्रयोग ए के रूप में हो गया। ये 2 विशेषताएं इस उदाहरण को पढ़ने से हमें पता चल जाती हैं। इसमें श के स्थान पर श, कोश का श के स्थान पर स का प्रयोग हो गया और शब्दांत में हलंत व्यंजन का लोप हो गया, यानी जिसको हलंत था उसका भी लोप हो गया और भगवान का बन गया भगवा। ठीक है, भगवान का भगवा और यावत का याव। ये कौन सी भाषा में है, पाली में। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये मैंने रिवीजन के लिए आपको एक बार फिर से पढ़ा दिया था ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। अगली विशेषता देखते हैं। अगली विशेषता है नंबर 10, प्रारंभिक संयुक्त व्यंजन में निर्बल अंग का लोप। यानी प्रारंभ का जो व्यंजन था यहाँ पर निर्बल अंग, यानी जिस व्यंजन में निर्बल अंग किसे कहेंगे, देखिए यहाँ पे मैंने इसको लिख भी दिया है ताकि आपको याद करने में आसानी रहेगी। निर्बल अंग कौन होता है, जिस व्यंजन में स्वर न हो, ऐसे स्वर रहित व्यंजनों को क्या बोलते हैं, निर्बल अंग। ये देखिए ग्राम, इसमें इसका पाली में आकर क्या बन गया, गाम। भ्रमर का भमर। ठीक है, जब हम पंक्तियाँ करेंगे ना आगे, उनमें भी अगर आपको विशेषता याद है तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी भाषा की है और उससे आप अनुमान लगा सकेंगे कि ये कौन सी रचना की पंक्ति है। ठीक है, तो इनकी विशेषताओं को अच्छे से कंठस्थ कर लें। अगली विशेषता देखते हैं 11, शब्द के मध्य में संयुक्त व्यंजन का द्वित्व हो जाता है। यानी शब्द के मध्य में, ये देखिए क्रम, ये है कर्म और म का द्वित्व हो गया, धर्म, धम। ठीक है, कर्म का क्या बन गया, पाली में आकर कम, धर्म का धम।
ठीक है। अगली विशेषता देखते हैं, संयुक्त व्यंजन में एक व्यंजन का लोप और दूसरे का दीर्घीकरण। इनमें व्यंजनों की जो लोप होना, द्वित्व होना, दीर्घीकरण होना या किसी वर्ण के स्थान पर कोई दूसरा वर्ण प्रयुक्त होना, यही सारी विशेषताएं हैं। इनको अच्छे से एक दो बार पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेंगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसका उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, पुत्रः, पुतोः। ठीक है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन ये त्र, क्ष, त्र, ज और श श्रमिक। ठीक है, ये संयुक्त व्यंजन है। और इन संयुक्त व्यंजन में एक व्यंजन का लोप और दूसरे व्यंजन का दीर्घीकरण, त और र, ये है ना त्र, पुत्र, तो त और र प्लस अ, तब बना है त्र। इसमें एक का तो लोप कर दिया, यानी र का तो लोप कर दिया, और दूसरे का क्या कर दिया, द्वित्व कर दिया। तो क्या बन गया, पुत्तोः, पक, पक्को। ठीक है, इसको आप अच्छे से लिख कर प्रत्येक वर्णों का वर्ण विच्छेद, यानी शब्दों में वर्ण विच्छेद कर कर आप इसको समझ सकते हैं। अगली विशेषता देखते हैं, दोनों व्यंजनों के अंतस्थ होने पर र व का लोप, यानी दोनों व्यंजन अगर अंतस्थ हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि अंतस्थ कौन से व्यंजन होते हैं। अंतस्थ व्यंजन होते हैं, मैंने यहाँ पर इसीलिए लिखा हुआ है क्योंकि किताबों में इतना डिटेल में नहीं दिया हुआ है। और अंतस्थ व्यंजन कौन से होते हैं, य, र, ल, व। ठीक है, तो अंतस्थ व्यंजनों होने पर र और व का लोप हो जाता है। जैसे देखिए, दुर्लभ, ल भी है इसमें और ऊपर र भी है, तो इसमें क्या हो गया, अंतस्थ व्यंजन होने पर र का और व का लोप होगा। ठीक है, तो क्या बन गया, दुलभ। लोप होने पर दुर्लभ बनता, लेकिन दूसरी कंडीशन इन्होंने क्या रख दी कि एक का लोप हो जाएगा और दूसरा है उसका क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो र का लोप हो गया और ल का द्वित्व कर दिया। दुर्लभ का क्या बन गया, दुर्लभ। पाली भाषा में दुर्लभ का क्या बन जाएगा, दुर्लभ। ठीक है, इसी बात को समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि र और ल। ठीक है, इनमें से र और व का लोप होगा, तो इनमें र और व में र का लोप हुआ और ल का क्या हो गया, द्वित्व हो गया। ये द्वित्व इसीलिए लिखा हुआ है ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर द्वित्व हुआ है और इस र का यहाँ पर लोप हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। दोनों संयुक्त व्यंजनों में से पहला व्यंजन अनुनासिक हो तो संयुक्त व्यंजन बना रहता है। देखिए, गंध, दंत, मंच। ठीक है, ठीक है, तो ये न है, ये क्या है, अनुनासिक है, इसलिए ये बना रहेगा यूं का यूं। ठीक है, दोनों संयुक्त व्यंजनों में से पहला व्यंजन अनुनासिक है तो संयुक्त व्यंजन ही बना रहेगा, उसका लोप नहीं होगा और दूसरे व्यंजन का द्वित्व भी नहीं होगा। तो ये यूं का यूं, गंध, दंत और मंच। अगली विशेषता देखते हैं, किसी संयुक्त व्यंजन से पहले का दीर्घ स्वर हो जाएगा। किसी भी संयुक्त व्यंजन से पहले का दीर्घ स्वर ह्रस्व हो जाएगा। देखिए, आगे देखते हैं एक बार, यहाँ पे देखिए, शांत, उदाहरण देखते हैं इसका। शांत, ये क्या बन गया, संत। ये देखिए, बार बार शब्दों का प्रयोग हो रहा है और आपको बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा धीरे धीरे कि श के स्थान पर स का प्रयोग हो रहा है। ठीक है,
और किसी संयुक्त व्यंजन से पहले का दीर्घ स्वर, संयुक्त व्यंजन से पहले का दीर्घ स्वर है वो क्या हो जाएगा? ह्रस्व हो जाएगा। ह्रस्व यानी छोटा और दीर्घ यानी बड़ा। ठीक है, तो शांत था, यहाँ आ की मात्रा थी यानी दीर्घ था, तो यहाँ पर आकर अ हो गया यानी ह्रस्व हो गया। ठीक है, आगे देखते हैं। श हो जाएगा क्योंकि पाली में श के स्थान पर, ठीक है, ये तो हम कर चुके हैं। अब ये देखिए मार्ग, मार्ग का क्या बन जाएगा? मग्ग। यहाँ पर दो चीज़ें हुई हैं, जो आ था वो तो हो गया अ, और र का लोप हो गया, क्योंकि पीछे हमने पढ़ा था कि र और व का लोप हो जाएगा, और जो दूसरा वर्ण है वो क्या हो जाएगा? द्वितु हो जाएगा, यानी ग ग। ठीक है, आगे देखिए। ज न्य ण के स्थान पर य हो जाएगा। ठीक है, ये है ज्ञान, और इन सब के स्थान पर क्या हो जाएगा? ज य, ज्ञानन। अन्य न के स्थान पर भी देखिए, न के स्थान पर भी य हो गया, य। अन्य, अन्य का क्या बन गया? अन्य। अरण्य, अरण्य, ण का भी ण के स्थान पर, न के स्थान पर और न के स्थान पर, न य के स्थान पर क्या हो जाएगा? ये य हो जाएगा। तो ये क्या बन जाएगा? अरण्य का अरण्य। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगली विशेषता है यदि, यदि दोनों संयुक्त व्यंजन स्पर्श व्यंजन है। आपको पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं। क से लेकर म तक यानी पांचों वर्ग। ठीक है, क च ट त प, कौन से पांचों वर्ग? क च ट त और प। इन पांचों वर्णों के पांच पांच वर्ण और आगे रह गए, तो ये कुल मिलाकर पांचों वर्गों के पांच पांच वर्ण मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 25, यानी क से लेकर प फ ब भ म, ठीक है, म तक, क से लेकर म तक 25 यानी 25 हमारे स्पर्श व्यंजन हो जाएंगे। यदि, अब विशेषता देखते हैं, यदि दोनों संयुक्त व्यंजन स्पर्श व्यंजन हैं तो आधे व्यंजन का लोप हो जाएगा और पूर्ण का द्वितु हो जाएगा। ये देखिए शब्द ब और द, यहाँ पे देखिए ब और द, ये दोनों क्या हैं? स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, जैसे प फ ब भ म, ब इसमें आया ना ब, और त वाले वर्ग में आ जाएगा त थ द ध, द इसमें आ जाएगा। तो ब और द दोनों क्या हैं? स्पर्श व्यंजन हैं। अब क्या विशेषता बता रहे हैं कि स्पर्श व्यंजन है, अगर दोनों स्पर्श व्यंजन हैं तो ब का लोप और पूर्ण व्यंजन द का द्वित्व हो जाएगा। यानी जो आधा व्यंजन है, आधा कौन सा है? ब, तो ब का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। और पूर्ण व्यंजन कौन सा है? द, स्पर्श व्यंजन, तो इसका क्या हो जाएगा? द्वित्व हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? ठीक है, अब देखते हैं इसको एक बार फिर समझते हैं। इसमें श, इसके स्थान पर क्या हो जाएगा? स, ये तो हमने पीछे भी पढ़ा है। ठीक है, और आधे व्यंजन का लोप,
यानी ब आधा व्यंजन है, इसका क्या हो जाएगा, लोप हो गया। और पूर्ण व्यंजन का क्या हो जाएगा, द्वित्व हो जाएगा। तो द और द, तो ये बन जाएगा सद्द। कौन सी भाषा में, पाली भाषा में। ये पाली भाषा की विशेषता थी। आगे देखते हैं। संयुक्त व्यंजन ऊष्म है, ठीक है। अगर संयुक्त व्यंजन क्या है, ऊष्म है। इसमें संयुक्त व्यंजन क्या था, स्पर्श व्यंजन थे। और ये अगर ऊष्म है तो श, श, स, ह, ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। ये मैंने इसीलिए लिखा है यहाँ पर, ताकि आपको फिर से रिवाइज हो जाए। तो दूसरे व्यंजन में समष्टि हो जाती है, ठीक है। देखिए ये उदाहरण है भिक्षु, ठीक है। भिक्षु में क्ष है, वो क्या है, संयुक्त व्यंजन है, जो क और श प्लस में अ मिलकर क्या बनता है, क्ष। यहाँ पर देखेंगे, इसमें ये बोला है कि संयुक्त व्यंजन ऊष्म है। ये देखिए ऊष्म है ना, श। और ऊष्म कौन कौन से होते हैं, श, श, स और ह। ये हमारा ऊष्म व्यंजन है। तो दूसरे व्यंजन में समाविष्ट हो जाता है, ठीक है। और क्या बन जाएगा, भिक्षु, ठीक है। आगे देखते हैं नंबर 19। देखिए हमने कितनी विशेषताएं पढ़ ली हैं, और इनको आप एक बार में आप बिल्कुल याद नहीं कर पाएंगे। और इनके उदाहरण के साथ आप उनको पढ़ें, और आपका प्रश्न इन्हीं में से जो विशेषताएं हैं, वैदिक संस्कृत, लौकिक संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और जितनी भी आगे भाषाएं आएंगी, अवधी, इनकी जो विशेषताएं हैं, ब्रज, अवधी, खड़ी बोली, इनको आप इनकी विशेषताओं को अच्छे से पढ़ेंगे, आपका प्रश्न इन्हीं में से बनेगा, ठीक है। अगला है तय, थे, धे, धे, च, छच, जज, झज, सत्य, मिथ्य, अद्य, सच, मिच्छा, अज्य, आज खड़ी बोली में प्रयोग हो रहे हैं, ठीक है। मध्यम, मध्यम का मध्यम, पाली में क्या हो जाता है, मध्यम। आगे देखिए, कभी कभी संयुक्त वर्ण में सरलीकरण में स्वर का भी आगम भी हो जाता है। देखिए मैंने बताया था ना आपको, कहीं पर क्या होगा कि किसी वर्ण का लोप हो जाएगा और किसी अन्य वर्ण का आगम भी हो जाएगा, या फिर उसके स्थान पर कोई अन्य भी आ जाएगा, ठीक है। यानी किसी अन्य वर्ण के आ जाने को क्या बोलते हैं, आगम। तो ये बताया गया है, इसका उदाहरण देखते हैं। जैसे ये देखिए वज्र, ठीक है। व यूं का यूं है, ज यूं का यूं है, र यूं का यूं है, लेकिन ई की मात्रा और ई की मात्रा का आगम हो गया है, ठीक है। तो इसको सरलीकरण के लिए, ये एक विशेषता है कि इसके सरलीकरण के लिए स्वर का आगम हो जाएगा, व्यंजन नहीं जुड़ेगा। ये ई क्या जुड़ गया, स्वर, तो स्वर का आगम हो गया। अगला देखते हैं सूर्य, सूर्य, सूर्यो, पाली में क्या बना दिया, सूर्यो। और वज्र का क्या होगा, वजीर, ठीक है। इनको उदाहरण को याद रखेंगे, ताकि अगली जो पंक्तियां करेंगे उनमें ऐसे शब्द आएंगे जिनको हम तुरंत पहचान जाएंगे कि श के स्थान पर पाली में स का प्रयोग होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब इस पूरे सत्र में हमने देखा कि जिस प्रकार वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत आई, देखिए कुछ लिखने में थोड़ा सा यहाँ है संस्कृत, ठीक है, आई,
उसी लौकिक संस्कृत का अनेक परिवर्तन करके सरल रूप में पाली में हम देख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाषा की यह विशेषता रही है कि यह कठिन से सरल की ओर जाती है। जब भाषाओं की विशेषताओं के बारे में भी आ जाएगा तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा पाली भाषा का जो क्रम था वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब हम कुछ प्रश्नोत्तर देखते हैं। बताइए, ये आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है, अब आप अपना प्रश्न करिए। क्या है प्रश्न नंबर 1? मध्यकाल कब प्रारंभ हुआ? ठीक है, जब हमने वीडियो को स्टार्ट किया था तब सबसे पहले हमने मध्यकाल का विभाजन बताया था आपको कि कब से शुरू होकर कब तक मध्यकाल में पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अवहट आदि का सभी का समय हमने बताया था। और आप सभी को ये अच्छे से याद भी है, तो इसका आंसर हो जाएगा 500 ईस्वी पूर्व। अगला प्रश्न देखते हैं। पाली शब्द का प्रथम प्रयोग बताइए। पाली शब्द का प्रथम प्रयोग कहाँ मिलता है? याद है किसी को? देख लेते हैं। ये हमने बताया था बुद्ध घोष ने। किसने किया है पाली शब्द का सबसे पहले प्रयोग? ये जो प्रश्न आपको बिल्कुल आसान से दे रखे ना, इन्हीं में से प्रश्न बन जाएगा। इन चीज़ों का उसका किसी भी भाषा का प्रथम प्रयोग कब हुआ, उसे भाषा के रूप में कब प्रयोग किया गया, तथा वो किस धातु या किस रूप से मिलकर बनी है, इन छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर आप ध्यान से अपना अच्छे से ध्यान केंद्रित करें। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, पाली का मूल अर्थ क्या है? पाली का मूल अर्थ रक्षा करना, यानी ये अर्थ बौद्ध ग्रंथों में मिलता है। पाली का अर्थ ही पूछ लिया। देखिए, अभी हमने बताया था ना पीछे कि पाली का अर्थ है बौद्ध ग्रंथों की रक्षा, उनके मतों की रक्षा करना। यही पाली का मूल अर्थ है, रक्षा करना। और किसकी रक्षा करना? जो बौद्ध ग्रंथ हैं, उनके जो मूल तत्व हैं उनकी रक्षा करने वाला है वो पाली भाषा है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, पाली भाषा के अध्ययन का प्रमुख आधार क्या है? ठीक है, यानी पाली भाषा का प्रयोग कहाँ कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? त्रिपिटक जो बौद्ध ग्रंथ है, टीका साहित्य और वंश साहित्य, इन तीनों में। अब ये 3 देखकर आपसे प्रश्न पूछ लेंगे। इनको 2-3 तरीके से, एक प्रश्न को 2-3 तरीके से समझें और उनको याद रखें कि पाली भाषा के अध्ययन का प्रमुख आधार नहीं है, पूछ लेंगे। ठीक है, और 3 ये दे देंगे और एक कोई और दे देंगे, महाभारत, रामायण या कुछ भी। तो आपको इनको याद रखना है कि पाली भाषा का अगर आपने अध्ययन करना है तो उसके आधार क्या हैं? वंश साहित्य, यानी जो लंका के बताए थे ना हमने, दीप वंश इत्यादि, वो वंश साहित्य हैं। त्रिपिटक हैं, सुत्त पिटक, अभिधम पिटक। ठीक है, और टीका साहित्य हैं। इन तीनों को याद रखेंगे। अब इस प्रश्न में, प्रश्न नंबर 5 में तो पाली की विशेषता ही पूछ ली गई है। पाली भाषा में लुप्त स्वर कौन से हैं? ठीक है, ये सबसे पहले ही हमने ये विशेषता पढ़ी थी कि पाली में ए, ओ, री और री, इन सब का लोप हो गया था, यानी ये सारे स्वर हैं, इनका अभाव हो गया था। किसमें? पाली में। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे। अगला देखते हैं। अगला है, पाली में किस व्यंजन का स्थान स ने ले लिया था? देखिए, श, श और क्ष। क्ष है, यह संयुक्त व्यंजन है, क प्लस क्ष। ठीक है, तो इसको यहाँ पर प्रयुक्त नहीं होता है, और इसके स्थान पर भी क्या हो जाएगा? क्ष के स्थान पर भी क्या प्रयुक्त होगा?
स सड़क वाला स प्रयोग होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। निम्न में से पाली की विशेषता नहीं है। अगर आपने पाली की विशेषताएं अच्छे से पढ़ी है ना सारी, तभी आपका इसका आंसर दे पाएंगे। देखिए, री के स्थान पर अ ई उ, क्या ये विशेषता है ना? ऐसे ही कई विशेषताएं दे देंगे आप में से। अब मैंने तो 2-3 विशेषताएं यहाँ रखी हुई हैं, लेकिन आपको जितनी भी मैंने विशेषताएं बताई हैं उन सब को अगर आप कंठस्थ करते हैं तभी आपको उस प्रश्न के उत्तर देने में आसानी होगी। ठीक है, तो ए का ए, ओ का औ, ये सब विशेषताएं हैं या नहीं हैं, ये आप अच्छे से बता पाएंगे अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा है। ठीक है, और इन्हीं के अलावा ये सिर्फ ये ही विशेषताएं नहीं, अन्य जो विशेषताएं हैं उनमें से भी आपको देकर पूछ लिया जाएगा। ये सिर्फ एक उदाहरण के रूप में मैंने आपके सामने रखा है कि इस तरह से भी आपसे प्रश्न पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो क्या है? पाली भाषा में किसका उदाहरण है? किसका है? मध्य में संयुक्त व्यंजन द्वित्व होने का। ठीक है, यानी एक रूप में उनकी विशेषता ही है ये। और कोई भी विशेषता पाली की पूछ सकते हैं, वैदिक संस्कृत की पूछ सकते हैं, और लौकिक संस्कृत, प्राकृत, अवहट, अपभ्रंश, इनमें से किसी की भी कोई विशेषता दे देंगे और पूछ लेंगे कि कौन सी विशेषता उस भाषा की नहीं है। ठीक है, और मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप 1-2 बार और इस वीडियो को देखें। अगर आपने इनकी विशेषताओं को अच्छे से करना है तो आप पूरे वीडियोज़ को अच्छे से अपना एक शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलें। ठीक है, ये सब सारी विशेषताएं हैं और इनके उदाहरण अगर आप याद करेंगे तो आपको विशेषताएं याद करने में आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए मध्यकालीन आर्य भाषाओं की इसी कड़ी को निरंतर क्रम से आगे बढ़ाते हुए, जिस प्रकार आज हमने पाली भाषा के अर्थ को, उसकी उत्पत्ति को, उसकी विशेषताओं को अच्छे से विस्तार रूप में हमने इस वीडियो में पढ़ा और उसको याद किया, उसके प्रश्नोत्तर किए, इसी प्रकार मध्यकालीन जो आर्य भाषाओं की दूसरी भाषा है वो है प्राकृत और फिर अपभ्रंश। इनका हम क्रम से अगली वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।